फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आप सभी को पता है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट के 2 डेज और अभी बचे हैं। जाके आज ही फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके सिलेक्शन के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक कोर्स जिसमें हम आपको कंटिन्यू आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन है कि जो 2019 फेब को सेकंड फेब को जो पेपर हुआ था, आज उसके साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में अपनाया था आरपीएफ ने और अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि पेपर लास्ट 5 ईयर पहले 5 साल पहले ये पेपर हुआ था। तो 5 साल में क्या रेलवे ने चेंजेस किए हैं, एनटीपीसी में क्या चेंजेस आए थे, डी ग्रुप में क्या आए थे और अब आरपीएफ पे उन सबका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सेशन बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे एक जनरल साइंस का कोर्स है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए रेलवे से रिलेटेड टॉपिक्स और रेलवे का पूरा कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करने वाला हूं। उस सब में आपको मिलेंगे मेरे क्लास नोट्स, मेरे वीडियोस, आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है, पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। हमारा एक जीए का कोर्स है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट जीए यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। पूरी टीम आपके लिए कवर कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब से रिलेटेड हम परचेज करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट अगर रह जाता है तो आपको क्या करना है, आपको परचम ऐप डाउनलोड करनी है और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो आप हमें नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप परचम ऐप से सारी कोर्सेज परचेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या है दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। देखो, कंडक्टर्स का यहां मतलब क्या है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइफ में आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ चीज सीखने आए हैं, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है या किसी और वीडियो पे क्लिक करते हो या कोई मूवीज है, कोई सीरियल है, कोई कॉमेडी है, कोई स्टडी रिलेटेड है, अगर आपका मन वहां है तो अच्छे से देखिए, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, तब आप उसको जल्दी से ऑब्जर्व। अब आप 2 या 4 सेकंड में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि क्या चीज आपके काम की है, क्या नहीं है और उसमें क्या होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लेक्चर को देखना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और क्या आपको लगता है, ठीक है, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं और आपको क्या डिमांड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर हमें इसी तरह का पैटर्न चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर में, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, वो क्वालिटी क्या है। वोल्टेज, रेसिस्टेंस, डायमेंशंस क्या है। तो देखो, क्या होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। देखो, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ही जरूरत होती है कंडक्टर्स मटेरियल में और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं एक बात करूं, एक मान लीजिए कि ये वायर है, इस वायर में और अगर कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जब इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल सही है। तो मटेरियल में क्या होता है, मेटल में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं तो नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल वायर है और कहीं रखा हुआ है और जब मैं इसको मेरी फिंगर से टच करता हूं तो मुझे इसमें करंट फ्लो नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। कोई इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, कोई इस तरफ भाग रहा होगा, कोई इस तरफ भाग रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव नेचर होता है। इसका मतलब अगर मैं इस वायर के साथ एक छोटी सी बैटरी ऐड कर दूं, ठीक है, ये बैटरी मैंने ऐड कर दी, ठीक है, और जब मैंने इस बैटरी को ऐड किया तो उसका एक हिस्सा है ये पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। अब जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो किस तरफ फ्लो करेंगे, वो सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। और सारे इलेक्ट्रॉन सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इन इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस तो हो गई और करंट फ्लो भी करने लग गया, बट
ये जो वर्ड बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देता है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? देखो, ये होता है न्यूक्लियस, नाभिक होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं। आई एम राइट? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसमें चक्कर निकालते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा इस ऑर्बिट से, तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है। अब देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी इस वायर में न्यूक्लियस भी है ना, ये वाला। तो जब ये न्यूक्लियस, जैसे मान लीजिए इस न्यूक्लियस से टकराएगा इलेक्ट्रॉन, तो रेसिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, एक दूसरे पे टकराएंगे तो रुकेंगे, है ना। एक तरह से जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के टकराने से, अदर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से टकराने से क्या होगा? एक दूसरे को। अब जैसे हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई हेल्थ इश्यू आता है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो रुकावट है हमारी ग्रोथ में, हमारी फ्यूचर में ग्रोथ में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनके फ्लो में रुकावट बनते हैं। और ये वर्ड क्या है? रेसिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेरियल की, ठीक है। आप इस वर्ड को मेजर करते हैं किसमें? ओम में मेजर करते हैं। आपने सुना होगा ओम्स लॉ। तो ये ओम का साइन है, और ओम्स लॉ क्या है? प्रतिरोध को मेजर करता है, ठीक है। क्या होगा इसका? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अब देखिए, ये जो रेसिस्टेंस होता है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने कोई मटेरियल लिया था, है ना, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसकी डायमेंशंस पे मेजर करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे मेजर करता है, बहुत सारी चीजों पे रेसिस्टेंस मैटर करता है। सेकंड वन, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स मोर एनर्जी। अब इनमें से बताना है कि इनमें से एनर्जी जो है वो ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि किससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देखो, इसका राइट आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअल में कब होता है? एक तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रिएक्ट करता है। और ये क्या करता है? जो एक मॉलिक्यूल किसका है? किसका? और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसको क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है इसको, ठीक है। और तोड़कर क्या बनाता है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। किसके? 38 एटीपी बनाता है। और फिर क्या होती है? हमें एनर्जी मिलती है। तो कितने मॉलिक्यूल्स बनाए? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी क्या करे? मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। और हमें ज्यादा एनर्जी मिली। तो हमें पता लग गया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, ये जो प्रोसेस लेकिन होती कहाँ है सर? हमें कैसे पता? हमें समझाइए कि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है एक्चुअल में होती है माइट्रोकोन्डिया में। और माइट्रोकोन्डिया कहाँ होता है? सेल में, है ना? आपको पता है सेल है, कोशिका है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है माइट्रोकोन्डिया। आप सबको ना वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। सेल में अब आपको पता है माइट्रोकोन्डिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस होती है। कहाँ प्रोसेस होती है? तो ये प्रोसेस यहां पर होती है। और ये क्या करता है? फिर ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन होकर, और हमें एनर्जी मिलती है। अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के, जो क्या करता है? पावर हाउस ऑफ सेल है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? देखो, अनएरोबिक के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी किसमें? एरोबिक में होती है। तो ये तो आपको पता ही लग गया, ठीक है। ये हाई एनर्जी डिमांड एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, हमारी बॉडी के लिए ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, है ना। और हम इसको इजीली हमारी बॉडी से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो CO2 और जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको बाहर इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। Which of the following works on the basis of electromagnetic induction? इस वर्ड को समझना।
कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो किसके बेसिस पे वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो देखो ध्यान रखना, वो है जनरेटर, ऑप्शन ए। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो एग्जामिनर ने देखिए बहुत अच्छा लेवल पूछा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, वो जनरेटिक इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या करता है, जनरेट करता है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ, है ना, ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मेन काम क्या है, जनरेट करना इलेक्ट्रिक करंट को विथ ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना है। और ये जो फंडामेंटल इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स है, वो जनरेटर के पीछे क्या है कि जनरेटर क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, उससे सारे इक्विपमेंट चलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इन इस जनरेटर, अगर हम जनरेटर की बात करते हैं, एक कोल ऑफ वायर होता है, उसमें वायर का एक कोल होता है, ठीक है, रोटेट रहता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, द वायर। ये जो फिनोमिना है वो डिस्कवर किसने किया था, माइकल फेराडे ने बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रूल किसने दिया था, माइकल फेराडे ने दिया था। जो क्या करता है, उन्होंने रिलेट किया कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कुड बी प्रोड्यूस बाय मूविंग ए कंडक्टर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात किसने कही, माइकल फेराडे ने। तो माइकल, जनरेटर का काम बता दिया। जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। व्हाट इज द फॉर्म व्हेन द मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। देखो मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंबिनेशन जब होता है, जब कंबाइन होता है, तब क्या होता है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। बिल्कुल, मेटल को ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखो जब मेटल जो होता है ना, कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेटल है और ऑक्सीजन है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती है। और इन केमिकल रिएक्शन से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। बिल्कुल सही है। मेटल ऑक्साइड्स क्या है, कंपाउंड्स हैं, है ना, किसके, मेटल एटम्स के और ऑक्सीजन एटम्स के, ऑक्सीजन के एटम्स और मेटल के एटम्स के, इनका कॉम्बिनेशन है। और जब मैं अगर बात करता हूं तो ये किस स्टेट में होते हैं, तो इनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट, रूम टेम्परेचर में ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में होते हैं। किस पर, रूम टेम्परेचर पर। देखो अब जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका मतलब कितने डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। कितनी, 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात और बताना है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, वो आप सबको बताना, ठीक है। अब एक चीज और बताइए, इस प्रोसेस में जब जो मेटल ऑक्साइड जो प्रोसेस है ना, या जिसको हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये एक तरह से ये किसकी टाइप है, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हो, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, टू ऑक्सीजन एटम्स में। वह द मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, बता दिया। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, जिसमें क्या होता है, मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का टू ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, चलिए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। देखो पीरियोडिक टेबल की बात करें भाई, देखो पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं कि भाई जो एटॉमिक मास के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल किसे अरेंज की, ये बताना है। देखो ये सबसे पहले की मेंडलीव ने, किसने की, मेंडलीव ने की। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब भाई मेंडलीव ने कर दी, जो मेंडलीव थे उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, है ना, सबसे पहले तो उन्होंने बनाई, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से बनाई। और इसमें जो एटम्स रखे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलिन, ये जो ऑर्डर रखा जितने भी एटम्स के, है ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, लेकिन एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा, है ना। किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे मेंडलीव ने रखा। मेंडलीव ने पहली बार, है ना, इसकी बात की थी लगभग 1869 में, 1869 में इसकी बात की। और ये कहें तो बहुत बड़ी क्रांति थी केमिस्ट्री में जब इन्होंने ये अरेंजमेंट दिया।
बाद में ये जो पीरियोडिक टेबल रही, ये बाद में एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, है ना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज हुई और ये क्रेडिट जाता है हेनरी मोजले को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? दोनों के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? देखिए, इसमें कुछ चीज देखो, इसका राइट आंसर तो क्या मोमेंटम होगा, क्योंकि आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है, ना कि इंपल्स। ध्यान रखना, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम यहां पर क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये हमें पता लग गया। और वेक्टर, अब इंपल्स की बात करते हैं। इंपल्स यहां पर क्यों नहीं लिया? यहां पर हम इंपल्स क्यों नहीं बोलते हैं? या आपको दिमाग में आ रहा है सर इंपल्स यहां नहीं है, यहां तो मोमेंटम है, तो हमें देखो इंपल्स क्या है? एक्चुअली है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स आपको पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो करता है। अच्छा मुझे बता दीजिए, जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन जो है, फोर्स की डेफिनेशन वो न्यूटन का कौन सा लॉ देता है? ये आपको कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट। और भी किसी शिफ्ट में जरूर पूछा हो गया, ये डिस्कशन होगा तब पता लगेगा। एक्सेलरेशन पता है क्या है? अब मगर मैं कहूं कि ये एक पेन है, ये एक है ना, ये कंटिन्यू क्या कर रहा है? स्पीड में चल रहा है ना। अगर इसकी स्पीड में कोई चेंज होता है, ये कम होती स्पीड ज्यादा होती है, या इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, तो क्या है ये यानी इस ऑब्जेक्ट में क्या है? एस्केलेरेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का इंक्रीज होना, स्पीड का डिक्रीज होना, या डायरेक्शन का चेंज होना क्या है? एस्केलेरेशन है। तो वेलोसिटी तो होती है, लेकिन यहां मास की बात नहीं होती, क्योंकि एस्केलेरेशन इज अ मेजर टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की तो बात तो है, लेकिन मास की बात नहीं है, इसलिए एस्केलेरेशन भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इनर्शिया एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। विच ग्लैंड सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन? भैया ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफ्टन डब्ड द मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करती है पूरे जितने भी हार्मोन्स होते हैं, दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे, उन सबको कंट्रोल करती है। जैसे थायराइड है, एड्रेनल हार्मोन्स, इन सबको क्या करती है? कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन को अगर मैं इस वर्ड को देखूं, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन हमारी सेल्स के ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके रीजनरेशन के लिए बहुत है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है सेल्स का डेवलपमेंट, इसलिए जरूरी है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो सेक्रेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। और ये कहां होती है? हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है, बेस ऑफ द ब्रेन होती है। अगर मान लो इसमें कुछ डिफिशियंसीज हो जाए, इस ग्रोथ हार्मोन में कुछ इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मैं कहूं इसकी ज्यादा एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में आ जाए, या कम मात्रा में प्रोड्यूस हो, तो क्या होगा? तो भाई या तो आप बौने हो जाएंगे, या बहुत विशालकाय, है ना, बन जाएंगे। या तो इतनी सी हाइट के रहेंगे, 4 फीट 3 फीट के, या आप बन जाएंगे 7.5 फीट वाले, है ना, विशालकाय। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने बता दिया, ये मास्टर ग्लैंड है, ये हमारे सेल ग्रोथ रीजनरेशन के लिए बहुत जरूरी है ना। ये कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। और इसकी कमी और ज्यादा से क्या हो जाता है? अगर मैं बात करूं, विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इट्स रिलेटेड टू ए ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड? इसका कमेंट करके आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन यही है कि मैं आपकी प्रिपरेशन चेक कर रहा हूं कि आप अगर रेलवे आरपीएफ की तैयारी करते तो इस क्वेश्चन को सही करते या नहीं करते। Which of the following leads to the various part of the body from the heart? देखो क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है? तो देखियो, आर्टरीज जाती है। कौन जाता है? आर्टरीज। अब आर्टरीज के बारे में सर आपने क्यों बोला, इसको देखो थ्योरी से आप समझ पाओगे जल्दी। देखो आर्टरी और द ब्लड वेसल्स, आर्टरी क्या है? ब्लड वेसल्स है ना, जो कैरी करती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को। इसमें ऑक्सीजन जनरेटेड जो ब्लड है उसको कैरी करती है हार्ट से पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। इसका मतलब आर्टरी क्या है? पूरी बॉडी में फैली हुई है, जो हमारे ब्लड को ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इसकी मेन आर्टरी कौन सी है? अरोटा, है ना, जिसके ब्रांचेज है वहां से ब्लड आता है ना,
इनटू मेजर आर्टरीज टेक ब्लड, ब्लड लेती हैं अलग अलग लिम्ब से, ऑर्गन से, है ना। और आर्टरी जो वॉल्स होती है वो पतली थिंक होती हैं, है ना, इलास्टिक होती हैं और रेगुलर हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगर मैं वेन्स की बात करूं तो वेन्स, आर्टरी, ये ब्लड कैरी करती है ब्लड को ए हाई प्रेशर से, है ना। और जो क्या करती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, है ना, और फ्लेक्सिबल वॉल होती हैं, जो क्या करती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं। अब देखो टिश्यू, देखो हमारी बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, किसी भी जीव की सेल होती है। कोई हम अब मैं कहूं ना कि सेल के बिना जीव है ही नहीं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से बना होगा, बस इतना से समझिए। यानी कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल से मिला बनकर बना होगा। अब सेल ये भी हो सकती है, एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, क्या सर एक सेल भी कोई जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। एक सिंगल सेल भी सारे काम कर सकती है। वो हमारी बॉडी में तो अरबों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, है ना, लेकिन एक सिंगल सेल भी जीवन हो सकता है, उसमें रेस्पिरेशन हो सकता है, उसमें डाइजेशन हो सकता है, उसमें है ना, सारी प्रोसेस उस सिंगल सेल में भी हो सकती हैं। और ये एक पर्टिकुलर, ये सेल सारे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी सेल्स एक पर्टिकुलर वर्क की करती है। जैसे टिश्यूज, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। अब टिश्यू मिलकर, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होंगे। और फिर धीरे धीरे ऑर्गन से एक पूरा सिस्टम जनरेट होता है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, डाइजेशन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है। वेन्स की बात करते हैं, वेन्स क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करता है ना, ब्लड को, है ना, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, है ना, वो वाला। लिम्फ क्या होता है, ये क्लियर फ्लूइड होता है दैट सर्कुलेट्स इन लिम्फोसिटिक सिस्टम, इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एंड ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज थी कि भाई कौन सा ऐसा पार्ट है जो पूरी बॉडी में क्या करता है, पहुंचाता है, पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है, एक तरह से लीड करता है। तो भाई हार्ट से तो वो है आर्टरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स है द हाईएस्ट पीएच? देखो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू, अब पीएच की वैल्यू 0 से 14 होती है, तो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि बेस नेचर का है। अब बेस नेचर का है, इसका मतलब क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, एक तो एंटासाइड है, यानी जो हमारी एसिडिटी को खत्म कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एसिड है, एसिड से हमें खट्टी डकार आने लगती है, ठीक है, हमारा गला जलने लगता है। अगर मैं इसमें कोई बेस मिला दूं तो ये सॉल्ट बना लेगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा, तो ये क्या है, एक बेस है, तो हमारी एसिडिटी को खत्म करता है। नेचर में बेसिक नेचर का होता है ना, बिटर नेचर का होता है। पीएच जो इसका है वो लगभग 10.5 होता है, कितना होता है, 10.5 होता है। अब कुछ एग्जांपल जैसे ह्यूमन ब्लड है, उसका 7.4 पीएच होता है, लेमन का 2 से 3 होता है, और जो ऑरेंज जूस होता है उसका 3 to 4 होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे ये सारे क्वेश्चन। विच इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? देखो मरकरी सल्फाइड का वर्मिलियन, दोनों क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछे थे और यही आरपीएफ में पूछे गए थे, ठीक है। मरकरी सल्फाइड को हम वर्मिलियन बोलते हैं, इसको वर्मिलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, HgS, है ना, HgS, मरकरी सल्फाइड। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मार्स गैस है, मार्स गैस क्या है, आपको पता है, मीथेन, CH4 मार्स गैस है। मोहर सोल्ट की बात करें तो मोहर सोल्ट है NH4 2Fe, ठीक है, SO4 2H2O6, ध्यान रखना, NH4 2Fe SO4 2H2O मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वो पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स 6। पोटास है ना, पोटास एलम का होता है KAlSO4 2, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आज के शरीर में देखो केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन यहां पूछे गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो ये बहुत बायोलॉजी का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, एक ये केमिस्ट्री का देखो अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, इसका आपको कमेंट करना है। फिर एक बायोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछा गया था, फिजिक्स का देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, फिजिक्स में ये, फिर केमिस्ट्री का पूछा गया, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पूछा गया, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका क्या हुआ, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया।
पेपर ओवरऑल अगर देखें तो ठीक होता है, लेकिन अब सर इसमें और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए? देखो, एक तो आपकी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम फिजिक्स ही पूछी गई है ना, मैक्सिमम फिजिक्स ही पूछी गई, तो फिजिक्स को डीप में पढ़ना है। ये तो एक पेपर है, इसलिए मैं सोची कि ये तो मुझे आते थे, क्योंकि ये एक सिंगल पेपर है और बहुत सारे पेपर आप सबको पता है रेलवे कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पर हमें सीखने वाले की फिजिक्स को कवर करना है थोड़ा डीप में, और यहाँ जो इजी क्वेश्चन थे देखो वो बहुत इजी थे, उनको सब कोई कर पा रहा होगा, इसलिए जो टफ क्वेश्चन होते हैं है ना, उनको अगर हम कवर करेंगे तभी वो जो 1 करोड़ के जो फॉर्म फिल किए ना लोगों ने, उससे बाहर निकल पाओगे। सोचिए, अगर वैकेंसी 5,000 है तो हमें ध्यान रखना, एक चीज बहुत बड़ी बता रहा हूं आपको, अगर 1 करोड़ लोग फॉर्म फिल करते हैं तो 99,95,हजार लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको आउट करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी लगेगी। इसलिए हार्डवर्क उतना ही इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितने भी पेपर्स आज तक हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हम लोग सीरीज लेकर आएंगे एक्सपेक्टेड पेपर की, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।